तो चलिए आज भारत के जंगलों की एक अनोखी वर्टिकल यात्रा पर चलते हैं। इस गहरे विश्लेषण में हम जमीन के उस हिस्से से शुरुआत करेंगे जिसे गणित के जरिए बिल्कुल सटीक नापा जाता है, और फिर धीरे धीरे ऊपर पेड़ों की उस रहस्यमयी दुनिया तक पहुंचेंगे जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले छिपे हुए वन्य जीवों को ट्रैक करने का तरीका, फिर बाघ संरक्षण का दिलचस्प गणित, और उसके बाद हमारी नजर जाएगी सीधे ऊंचे पेड़ों पर रहने वाली अनोखी उड़ने वाली गिलहरियों पर, और अंत में इस पूरे इकोसिस्टम को बचाने की बात करेंगे। छिपे हुए वन्य जीवों की ट्रैकिंग और आधिकारिक प्रोटोकॉल। किसी भी टॉप प्रेडेटर जैसे कि बाघ को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर उन्हें ट्रैक करने के पीछे कितनी बड़ी और कोऑर्डिनेटेड मेहनत लगती है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी NTCA का फेज 4 मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल काफी दिलचस्प है। ये कोई साधारण तरीका नहीं है, बल्कि रिजर्व के स्तर पर बाघों की आबादी पर नजर रखने का एक बेहद इंटेंस और लगातार चलने वाला सिस्टम है। इसे एक सीढ़ीनुमा प्रक्रिया या लैडर प्रोसेस की तरह समझा जा सकता है। कहानी शुरू होती है रोजाना की गश्त और लॉग्स से, फिर बाघों की गिनती के लिए लगाए जाते हैं कैमरा ट्रैप्स, और फिर शिकार का घनत्व नापने के लिए बहुत ही सटीक डिस्टेंस सैंपलिंग की जाती है। बाघ संरक्षण का गणित, डेटा, डिटेक्शन और डेंसिटी। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात सामने आती है वो ये कि इकोलॉजिस्ट्स के लिए गणित एक ऐसा जादुई हथियार बन जाता है जिससे वो उन चीजों को भी गिन लेते हैं जो आसानी से आंखों से नहीं दिखती। 1000 ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में मांसाहारी जीवों का सटीक अनुमान लगाने के लिए कम से कम इतनी ट्रैप नाइट्स की जरूरत होती है। जरा सोचिए, इतने बड़े पैमाने पर कैमरा ट्रैप्स का जाल बिछाना कितना मुश्किल काम है। यहाँ एक और जरूरी कॉन्सेप्ट है जिसे क्लोजर पीरियड कहते हैं। शोधकर्ता डेटा इकट्ठा करने का काम सिर्फ 40 से 60 दिनों के भीतर पूरा कर लेते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर समय ज्यादा लगा तो जानवरों के उस इलाके से बाहर जाने या जन्म और मृत्यु की वजह से गिनती में बहुत बड़ी गड़बड़ी हो सकती है। अब डिटेक्शन प्रोबेबिलिटी यानी पता लगने की संभावना को देखते हैं। डिटेक्शन कर्व का कॉन्सेप्ट बहुत ही खूबसूरती से समझाता है कि कोई जानवर जैसे कि चीतल ऑब्जर्वर की लाइन से जितना दूर होगा उसके दिखाई देने की संभावना उतनी ही कम होती जाएगी। बिल्कुल सीधा सा लॉजिक है। और बस यहीं पर गणित का असली जादू काम करता है। जो जानवर कैमरे में कैद हो गए और जो झाड़ियों में कहीं छिप गए, उनके बीच के अनुपात को कैलकुलेट करके एक विशाल जंगल में शिकार की वास्तविक संख्या का एकदम सटीक अनुमान लगाया जा सकता है। डिस्टेंस जैसे एडवांस्ड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके कंजर्वेशनिस्ट्स दूरी के डेटा को एक साथ मिलाते हैं और फिर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। सच में ये जंगल के जमीनी रहस्यों को गणित के जरिए सुलझाने का एक बेहतरीन तरीका है। फॉरेस्ट कैनोपी ग्लाइडर्स, ऊंचे पेड़ों की ओर। चलिए अब जमीन की इस भारी भरकम गणितीय दुनिया से नजरें हटाते हैं और सीधे रहस्यमयी जंगल की छत यानी कैनोपी की तरफ चलते हैं। ये कॉन्ट्रास्ट वाकई हैरान करने वाला है। एक तरफ जमीन पर 400 वर्ग किलोमीटर के हमारे पास बेहद सटीक मॉनिटरिंग ग्रिड्स हैं, लेकिन दूसरे तरफ पेड़ों के सबसे ऊपरी हिस्से में पश्चिमी घाट की त्रावणकोर फ्लाइंग स्क्वेरल जैसी प्रजातियां रहती हैं। ये इतनी रहस्यमयी है कि इनके बारे में हमारे पास डेटा न के बराबर है। भारत के जंगलों की ऊंचाई पर कितनी बायोडाइवर्सिटी है, इसका अंदाजा इसी बात से लग जाता है कि यहाँ उड़ने वाली गिलहरियों की 7 अलग-अलग प्रजातियां पाई जाती हैं। इंडियन जायंट से लेकर कश्मीर फ्लाइंग स्क्विरल तक ये जीव हरे भरे उष्णकटिबंधीय जंगलों से लेकर बर्फीले और ऊंचाई वाले इलाकों में अपना जीवन बिताते हैं। रेड जायंट फ्लाइंग स्क्विरल की क्षमताएं किसी को भी हैरान कर सकती हैं। कल्पना की जा सकती है कि एक जानवर घने पेड़ों के बीच हवा में 100 मीटर से भी ज्यादा की दूरी सिर्फ एक छलांग में तय कर लेता है। ये अनोखी खूबी इसे ऊंचे जंगलों का सबसे माहिर यात्री बनाती है। और वूली फ्लाइंग स्क्विरल की कहानी तो मानो किसी फिल्म जैसी है। जम्मू और कश्मीर में चीड़ की सुइयों पर जिंदा रहने वाली ये प्रजाति इतनी शर्मीली और रहस्यमयी है कि 1990 के दशक में जब इसे दोबारा खोजा गया तब तक विज्ञान इसे पूरी तरह से विलुप्त मान चुका था। हवाई कलाबाजों की शारीरिक रचना, प्रकृति की इंजीनियरिंग। आइए समझते हैं कि आखिर शरीर की वो कौन सी खूबियां हैं जो इन जीवों को हवा में तैरने का उस्ताद बनाती हैं।
यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बायोलॉजिकल टर्म आता है पिटेजियम। चमगादड़ों से अलग उड़ने वाली गिलहरियां असल में पंख फड़फड़ाकर नहीं उड़ती, बल्कि उनके आगे और पीछे के पैरों के बीच एक पैराशूट जैसी झिल्ली होती है जिसे पटेजियम कहते हैं। और बस इसी के सहारे वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक बड़ी शान से ग्लाइड करती हैं। इनका पूरा शरीर किसी एरोडायनामिक मशीन की तरह है। हवा में दिशा बदलने के लिए पतवार की तरह काम करने वाली इनकी झबरीली पूंछ, अंधेरे में एकदम साफ देखने के लिए बड़ी बड़ी आंखें और पेड़ की छाल को मजबूती से पकड़ने के लिए तेज पंजे। उल्लू जैसे शिकारियों से बचने के लिए प्रकृति ने इन्हें बिल्कुल परफेक्ट तरीके से डिजाइन किया है। पूरे इकोसिस्टम का संरक्षण, साझा आवाज और साझा खतरे। जब हम इस पूरी तस्वीर को एक साथ रखकर देखते हैं तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि जमीन से लेकर आसमान तक पूरा जंगल एक जैसे खतरों का सामना कर रहा है। चाहे जमीन पर राज करने वाले बाघ हों या फिर ऊंचाई पर बीजों को फैलाने वाली ये खास गिलहरियां, जंगलों का तेजी से कटना, शिकार और जलवायु परिवर्तन की मार इस पूरे वर्टिकल इकोसिस्टम को एक बहुत गहरे संकट में डाल रही है। इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि एक जंगल की सेहत उसके हर एक हिस्से पर निर्भर करती है, चाहे वो गणित के फॉर्मूलों से नापी गई जमीन हो या फिर रहस्यों से भरी पेड़ों की सबसे ऊंची कैनोपी। वन्य जीवों को बचाना है तो बाघों के विशाल इलाकों के साथ साथ उन घने पेड़ों की छतरियों को भी बचाना होगा जहां ये हवाई कलाबाज अपना जीवन बिताते हैं। अंत में एक बहुत ही गंभीर सवाल सोचने पर मजबूर करता है। अगर कोई जंगल अपने कैनोपी में उड़ने वाले जीवों को या जमीन पर रहने वाले अपने सबसे बड़े शिकारियों को खो दे तो क्या वो जंगल वास्तव में जिंदा रह पाएगा? जब जमीन का गणितीय संतुलन या कैनोपी का ये जैविक चमत्कार बिगड़ता है तो सच मानिए पूरे जंगल का नाजुक ताना बाना अपनी सबसे मुश्किल परीक्षा से गुजरता है।